हेलो गाइस, आपके लिए नया एपिसोड लाए हैं। हर दिन नया एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। CH6 अमेरिका ट्रिप। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मेरा प्यार भी नहीं। शाम होने चली थी पर रूहिका को अभी तक होश नहीं आया था। अभय वही सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वही दूसरी तरफ अंडस्को दिव्या जब केबिन में वापस आई तो उसे रूही कहीं नहीं दिखी। अंडस्को ये भाभी गई। नियम अंडस्को मैम, लेडी बॉस को सर कहीं ले गए हैं। ओ अच्छा, भाभी भाई साथ में है। ओके ठीक है अंडस्को, दिव्या ने कहा और शॉपिंग पर चली गई। रोज मॉल काल्पनिक नाम। दिव्या अकेले ही शॉपिंग पर गई थी। उसका ऐसा कोई दोस्त ही नहीं था क्योंकि सब उसके पैसे से प्यार करते थे, इसलिए उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाए। कुछ कपड़े लेकर ट्रायल रूम में ले गई। जैसे ही गेट खोल अंदर गई और गेट लगने की कोशिश की, वैसे ही एक हाथ ने उसे रोक लिया और वो अंदर आकर गेट लगा दिया। यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकलो इधर से अंडस्को, दिव्या ने उस लड़के को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उफ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता अंडस्को, उस लड़के ने दिव्या के गाल को सहलाते हुए कहा। दूर रहो मुझसे, समझ आई बात अंडस्को, दिव्या ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। लड़का उसके और पास आ गया। अंडस्को क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी अंडस्को, दिव्या ने अपना चेहरा दूसरे साइड कर लिया। क्यों बात नहीं करनी मेरी सोना को अंडस्को, उस लड़के ने दिव्या का चेहरा अपने साइड किया। तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए मैं तुमसे बात करूँ न करूँ अंडस्को, दिव्या ने नाराजगी से कहा। इतनी नाराजगी सोना अंडस्को, उस लड़के ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ अंडस्को, दिव्या ने अपने गाल फूलते हुए कहा। वो इस टाइम बड़ी प्यारी लग रही थी। तो क्या किया जाए इस नाराजगी को दूर करने को अंडस्को, उस लड़के ने दिव्या के गाल पर किस करते हुए कहा। दिव्या किस से शर्मा गई और उसके गले लग गई। लड़के के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाय मेरी जान, शर्मते हुए कितनी प्यारी लगती है अंडस्को, उस लड़के ने उसे गले लगते हुए कहा। अब अगर तुम गए न तो देखना, बात ही नहीं करूंगी तुमसे अंडस्को, दिव्या ने उसे हल्के से मरते हुए कहा। थोड़ी देर बंद एक होटल में वही लड़का और दिव्या बेड पर बैठे हुए थे। लड़का दिव्या की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। हम कब घर पर बताएंगे अपने बारे में अंडस्को, दिव्या ने कहा। बस कुछ दिन दीवी, फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा शादी की बात करने अंडस्को, उस लड़के ने कहा। कब सक्षम अंडस्को, दिव्या ने कहा। बस कुछ दिन और घर पर कुछ टेंशन है, बस वो दूर हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे अंडस्को, सक्षम ने कहा। तो जानते हैं इनके बारे में, ये है सक्षम ओब्रॉय डिजाइनिंग कंपनी के CEO। ये कंपनी इनके फादर ने चालू की थी और अब ये चला रहे हैं। ओब्रॉय डिजाइनिंग ग्रुप ये कंपनी बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े स्पॉन्सर करती है। मॉडल से लेकर अमीर घराने तक की लड़कियां और औरतें ये से कपड़े डिजाइन करना पसंद करती है। दिव्या से इनकी मुलाकात एक कंपटीशन पर हुई थी जिसके चीफ गेस्ट था सक्षम। फिर दोनों में बात हुई और फिर प्यार। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। अब अंडस्को, सक्षम तुम्हें पता, अभय भाई ने शादी कर ली अंडस्को, दिव्या ने कहा। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने शादी कर ली अंडस्को, सक्षम। हाँ और मेरी भाभी बहुत प्यारी है अंडस्को, दिव्या। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी अंडस्को, दिव्या। ओके अच्छा चलो अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है अंडस्को, सक्षम ने कहा। दोनों घर के लिए निकल गए। दूसरी तरफ द किंग KINGDAM। रूही को होश नहीं आया था। रात के 10 बज गए थे। अब अभय को घबराहट हो रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल किया। ये अभी तक होश में क्यों नहीं आई है अंडस्को, अभय ने डॉक्टर को गुस्से में पूछा। सर देखिए, मैंने उन्हें एंटीडोट दे दिया है पर उनको सदमा लगा हुआ है, उनके दिमाग पर असर पड़ा है जिससे उनका माइंड काम ही नहीं कर रहा है अंडस्को, डॉक्टर ने डरते और समझते हुए कहा। अभय को गुस्सा आ रहा था। अब उसने कहा, अंडस्को तो क्या करो? सर आप उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर ले जाए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करिए अंडस्को, डॉक्टर ने कहा। अभय ने फोन काट दिया। उसने राका को कॉल किया और कहा, अंडस्को फ्लाइट रेडी करो, हम अमेरिका जा रहे हैं। ओके सर अंडस्को, राका ने कहा। अभय ने नियम को कॉल कर बता दिया और ऑफिस का ध्यान रखने बोला। फिर घर पर ज्योति जी को कॉल किया। आर्यन विला
ज्योति जी बार बार गेट के साइड अभय और रूही का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ, आप बार बार दरवाजे साइड क्यों देख रही है अंडस्को? दीपक जी ने कहा। तो क्या करूं, ये दोनों अभी तक नहीं आए अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। अरे तो आते होगे, कहीं चले गए होगे, दोनों की शादी हुई है, गए होगे कहीं अंडस्को, दीपक जी ने कहा। ज्योति जी का फोन बजा, उन्होंने देखा अभय का कॉल आया, जल्दी से उठा लिया। अंडस्को, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों कब तक आ रहे हो? कहाँ हो? माँ आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों ठीक है, और मैं और रूही कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं अंडस्को, अभय ने उन्हें समझते हुए कहा। ठीक है, आराम से जाना अंडस्को। ज्योति जी को अब तसल्ली हो गई, उन्होंने फोन रख दिया। मिल गई शांति अंडस्को, दीपक जी ने कहा। हाँ माँ हूं ना, इसलिए टेंशन होती है अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। बड़े हो गए हैं अब वो लोग, शादी हो गई है अंडस्को, दीपक जी। माँ के लिए बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो, उनकी टेंशन हमेशा रहती है अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। और हमारी अंडस्को, दीपक जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। आप भी ना कहीं भी शुरू हो जाते ही शर्म तो कीजिए, बड़े बड़े बच्चे हैं अंडस्को, ज्योति जी ने उनका हाथ छुड़ाते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ अंडस्को, दीपक जी उन्हें छेड़ते हुए कहा। अरे अरे लव बर्ड्स देख लीजिए, हम सिंगल लोग भी हैं अंडस्को, देवेश ने कहा, वो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटा था। तू आ गया, चल फ्रेश हो जा, मैं गर्म गर्म खाना लगती हूँ अंडस्को, ज्योति जी ने कहा और किचन में चली गई। ये लड़का मेरे रोमांस के बीच में हाड़ी बनता है अंडस्को, दीपक जी मुंह बनते हुए बोले। वही दूसरी तरफ द किंग KINGDAM विला की छत पर एक चॉपर रुका, बॉडीगार्ड ने चॉपर का गेट खोला। अभय ने प्रीत को गोद में उठाया और चॉपर में बैठाया, खुद उसके बाजू में आ गया। प्रीत तो अभी भी बेहोश थी। चॉपर उड़ गया। थोड़ी देर में एयरपोर्ट में रुका, अभय उतरा और रूही को गोद में उठा लिया और अपनी पर्सनल एरोप्लेन में बैठ गया। रूही को लेकर अपने पर्सनल रूम में ले गया, उसे वहां बिस्तर पर लेटाया। ये प्लेन स्पेशल अभय के लिए बनी थी, जिसमें वो कहीं भी बिजनेस ट्रिप पर जा सकता था, वो और उसके बॉडीगार्ड आराम से रह सकते थे। अभय वही लैपटॉप में काम करने लगा। सुबह के 10 बजे रूही को होश आया, उसको अपनी कमर पर कुछ वजन सा महसूस हुआ। उसने बाजू में देखा, अभय उसे पकड़कर सो रहा है। रूही जल्दी से उससे दूर हो गई, खिसकने की वजह से उसके पैर पर झटका लगा, एक चीख निकल गई। है रूही की आवाज से अभय की नींद खुल गई, उसने जल्दी से उठकर रूही को देखा। अंडस्को, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इस टाइम अभय की आंखों में रूही के लिए सिर्फ फिक्र दिख रही थी। रूही ने उसे देखा, जल्दी से उससे दूर हो गई। ये देख अभय को थोड़ा बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। रूही की नजर रूम में गई। अभय ने देखा रूही रूम को देख रही ही तो उसने कहा, अंडस्को, हम फ्लाइट में हैं। रूही उसे सवालिया नजरों से देखा। अभय समझ गया वो क्या कहना चाहती है। अंडस्को, अमेरिका जा रहे हैं। रूही ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, तुम फ्रेश हो जाओ अंडस्को, अभय ने कहा। रूही बेड से नीचे उतरने लगी। अभय ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंडस्को, पैर में लगी है। रूही ने उसे देखा और एक अजीब सी स्माइल कर दी, जैसे कह रही हो दर्द देकर कह रहे हो लगी है। उस स्माइल को देखकर अभय समझ गया वो क्या कहना चाहती है। उसने कुछ नहीं कहा, उसे वॉशरूम में छोड़ा, कहा, अंडस्को, कुछ जरूरत हो तो आवाज लगा देना, मैं बाहर हूँ, कपड़े ये रखे हुए हैं, और बाहर आ गया। थोड़ी देर में रूही वॉशरूम से आई। अभय ने उसे फिर बेड पर बैठाया और उसके पैर की पट्टी चेंज करने लगा। रूही ने जल्दी से अपना पैर खींच लिया। अभय ने उसे देखा, फिर उसके पैर को अपने हाथों से पकड़ा और पट्टी खोली। उसके घाव को देख अभय की आंख बंद हो गई। फिर उसने धीरे से घाव को साफ किया, पट्टी की। वही बेड के पास रखा फोन उठा और कॉल किया, कुछ खाने को मंगवाया। थोड़ी देर में टेबल पर खाना लगा हुआ था। अंडस्को, खिचड़ी दाल रोटी। रूही ने खाने को देख मुंह बना लिया। अभय को उसे देख हंसी आ गई, उसने अपने मन में हंस लिया। जल्दी खाओ और ये दवाई लो अंडस्को, अभय ने कहा। रूही ने कुछ नहीं कहा, खाना खाने लगी। वैसे भी कल से कुछ नहीं खाया था, दवाई ली। उसे घर की याद आ गई। जब वो बीमार पड़ती या चोट लगती, नीलेश जी पूरा घर सर पर उठा लेते, जैसे उनको चोट लगी हो, उसका पूरा ख्याल रखते जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने देखा, उसको बुरा लगा, वो उठकर बाहर चला गया।
थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड हुई। अभय ने फिर रूही को गोद में उठाया और नीचे उतरा। बॉडीगार्ड उन्हें कवर किए हुए थे, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अपनी कार में बैठकर अमेरिका वाले विला के लिए निकले। अभय का अमेरिका में भी एक घर था, क्योंकि वो अपनी बिजनेस ट्रिप में जाता रहता था। उसे होटल नहीं पसंद, इसलिए यह एक घर लिया था। 15-20 मिनट्स बाद एक विला के सामने आकर कार रुकी। अभय उतरा, फिर रूही को उतरा। रूही पूरे बंगले को देख रही थी। अभय लेकर अंदर आया, उसे वही हाल में लगे सोफे पर बैठा दिया और खुद भी वही बैठ गया। सारे नौकर सब बस रूही को ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक अभय कभी किसी लड़की को नहीं लाया था। एक नौकर दोनों के लिए पानी लेकर आया, दोनों ने पानी लिया। थोड़ा देर बाद अभय रूही को रूम में ले गया। ये रूम भी उतना ही बड़ा था जितना आर्यन विला का अभय का रूम। ये आदमी इतना अमीर है, रूही ने मन में कहा। ये लो, तुम अपनी फैमिली से बात कर लो अंडस्को, अभय ने अपना फोन रूही की तरफ बढ़ते हुए कहा। रूही कभी फोन को देखती, कभी अभय को। उसने क्या कहा, उसे लगा कुछ गलत सुन लिया। अभय ने रूही को देखा, फिर फोन वही रख दिया और कहा, अंडस्को, मैं वाशरूम से आओ, जब तक बात खत्म हो जानी चाहिए। और वाशरूम चला गया। रूही ने गेट बंद होते देखा, जल्दी से अपने घर फोन लगाया। नीलेश जी ने फोन उठाया। अंडस्को, हेलो। रूही नीलेश जी की आवाज सुनकर रोना आ गया। अंडस्को, पापा बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारा फोन नहीं लगा रहा है, हम सब कितना परेशान हो गए थे, उसने कुछ किया तो नहीं ना अंडस्को, नीलेश जी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ पापा मैं ठीक हूँ अंडस्को, रूही ने कहा। रो क्यों रहा है बच्चा अंडस्को, नीलेश जी आपकी इतने दिन बाद आवाज सुनी न अंडस्को, रूही थोड़ी देर बाद की, फिर फोन रख दिया। जब तक अभय भी आ गया था, उसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, मिरर के पास खड़ा होकर बाल बना रहा था। रूही उसे देख रही थी। अभय ने उसे देखा और उसके पास आया और कहा, अंडस्को तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मेरी एक मीटिंग ही में वही जा रहा हूँ अंडस्को, अभय ने अपना लैपटॉप बैग उठते हुए कहा। रूही इतनी देर से शांत थी, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। ये बात अभय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए, लाइक करिए, रेटिंग दीजिए। CH7 देवेश की बेशर्मी। अब रूही पूरे घर पर अकेली थी, बेड से उठ भी नहीं सकती थी। अभय ने उसके लिए एक मैट को वही रूम में बैठा कर रखा था, रूही को कोई काम हो तो वो उसे बोल सके। सख्त हिदायत दी कि रूही बेड से न उतरे। शाम को 4 बजे अभय वापस आया। उसने प्रीत को देखा, जो बेड बैठकर बस एकटक दीवार को देख रही थी। उसने अपना फोन निकला और राका को MSG किया। फिर रूही के पास आया। अंडस्को रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं अंडस्को, अभय ने उसे कहा। रूही ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, वही बैठी रही। अभय ने गहरी सांस ली और कबर्ड से रूही के लिए एक प्यारा सा गाउन निकला और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम छोड़ा। अभय के उठाते ही रूही हड़बड़ा गई। उसने अभय को देखा। अभय ने उसे गाउन पकड़ते हुए कहा, अंडस्को जल्दी रेडी हो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, और वॉशरूम का गेट लगा दिया। 15 मिनट्स बाद रूही वॉशरूम से बाहर आई। मिरर के सामने खड़ी हुई, वहां उसका सारा सामान था। वो रेडी हुई, हल्का मेकअप किया, वहां से नीचे आ गई। अभय सोफे बैठा अपना फोन चला रहा था। सैंडल की आवाज ने उसे सीढ़ियों पर देखने का इशारा किया। रूही, जिसने प्लेन वाइट गाउन पहना था, सिंपल मेकअप, रेड लाइट लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही थी। आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। बस कमी थी तो एक स्माइल की, जो पहले हमेशा रहती थी पर आज कहीं गायब है। अभय की नजरें तो जैसे रोकी गई थी। रूही नीचे आई, अपनी मुड़ी नीचे कर खड़ी हो गई। अभय ने उसे नीचे से ऊपर स्कैन किया, फिर रूही का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। रूही उसके साथ चली गई। अभय ने रूही को गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे गार्ड्स दूर से ही नजर रखे हुए थे। गाड़ी में न तो अभय ने कुछ कहा, न ही रूही ने। अभय ड्राइविंग पर ही ध्यान दे रहा था। बीच में रूही को देख लेता, पर रूही तो बाहर देखने में मगन थी। समुंदर के किनारे आकर अभय की कार रुकी। रात के 7 बज रहे थे। इस टाइम कोई नहीं था। ये जंगल के थोड़ा अंदर साइड था, इसलिए ज्यादातर कोई नहीं आता था। वहां अभय गाड़ी से उतरा, फिर रूही के साइड का गेट खोला, रूही के हाथों को बड़े प्यार से पकड़ा और बाहर निकला।
रूही बाहर निकली, चारों साइड देखा, समुद्र के किनारे छोटे छोटे जुगनू चमक रहे थे, चांद को रोशनी सारे जहां पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अभय ने देखा रूही को अच्छा लगा तो उसे थोड़ा सुकून मिला। रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और समुद्र के पास जाने लगी, पर अभय ने उसे रोक लिया और कहा, अंडस्को, बाद में चलते ही, वहां पहले डिनर कर ले। रूही उसे देखने लगी। अभय ने उसे एक साइड इशारा किया। वहां पर टेबल और चेयर लगे हुए थे। अभय रूही को लेकर वहां आया। उसने एक चेयर को खींचा और रूही को इशारा किया बैठने का। रूही अभय को देखा, फिर बैठ गई। अभय सामने लगी चेयर पर बैठ गया। उसने रूही की और अपनी प्लेट में खाना परोसा। सारा खाना रूही की पसंद का था। रूही ने अभय को देखा। अभय ने उसे खाने का इशारा किया। रूही ने खाना स्टार्ट किया। उसने थोड़ा बहुत खाया। अभय को देखा जो उसे देख रहा था। अभय उठा और रूही के आगे हाथ बढ़ाया। रूही ने उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। अभय ने एक चुटकी बजाई, म्यूजिक ऑन हो गया। गाना बजते ही अभय रूही को लेकर डांस करने लगा। दोनों को देखकर कोई भी बोल दे, परफेक्ट कपल। तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा, ओ तेरे संग यारा, खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा, कहीं किसी भी गली में जाऊं, मैं तेरी खुशबू से टकराऊं। अभय ने रूही को डांस करते हुए उसकी पीठ से लगते हुए उसकी गर्दन पर सांस छोड़ा। रूही की आंखें अपने आप बंद हो गई। मैं हर रात जो आता है मुझे, वो ख्वाब, तू तेरा मेरा मिलना। पर फिर रूही ने आंखें खोली और गुस्से से अभय को खुद से दूर किया। अभय 2 कदम पीछे हो गया। वो तैयार ही नहीं था इसके लिए। उसने रूही को देखा जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? कभी दर्द देते हो, कभी खुद ही घाव को भरते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या किया है मैंने जिसकी सजा तुम दे रहे हो? मरना है मुझे, मर लो अंडस्को। रूही वही रोते हुए घुटनों के बाल बैठ गई। PLZZ PLZZ PLZZ। बहुत देर तक रूही रो रही थी। अभय ने उसे रोने दिया, शायद रोने से उसके दिमाग पर असर हो। अभय ने रूही के पास आकर उसकी गर्दन से एक नस दबा दी, जिससे वो वही बेहोश हो गई। अभय ने उठाया और गार्ड को इशारा किया। गार्ड्स ने जल्दी गाड़ी का डोर खोला। अभय रूही को लेकर बैठ गया। रूही अभय की गोद में बेहोश थी। अभय ने रूही के गाल पर आंसू को पोंछा और कहा, अंडस्को, इतने दर्द में तुम हार गई? अभी तो दर्द शुरू हुआ है, बहुत दर्द झेलना है अभी तुम्हें। गाड़ी विला के बाहर रुकी। अभय रूही को लेकर उतरा और रूम में चला गया। उसने रूही को बेड पर लेटाया, उसकी सैंडल उतारी, कंबल से कवर किया और स्टडी रूम में चला गया। राका उसका वहां वेट कर रहा था। क्या पता चला अंडस्को? अभय ने वही रखे सोफे में किसी राजा को तरह बैठ गया। सर, हमारे आदमियों ने बताया है मैडम वहां अकेले नहीं गई थी, उनकी एक कॉलेज ट्रिप थी अंडस्को, राका ने कहा। और अंडस्को? अभय ने कहा। सर, इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैडम सर से सिर्फ ट्रिप में ही मिली थी और उसके पहले कभी मैडम को नहीं देखा गया सर के साथ मैडम अंडस्को, राका के कहा। अब सर, न तो मैडम को सर के साथ देखा गया, न ही सर को मैडम के साथ। फिर मैडम और सर ट्रिप पर ही मिले थे अंडस्को, राका ने फिर कहा। वो दोनों जब भी मिले हो, आज ऋत्विक की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से अंडस्को। अभय की आंखों में गुस्सा आ गया। बॉस, मुझे लगता है मैडम बेकसूर है अंडस्को, राका ने डरते हुए कहा। तुम्हारे लगने न लगने से फर्क नहीं पड़ता, सारे सबूत उसके खिलाफ है, सारी इंफॉर्मेशन तो तुम ही लाए हो अंडस्को, अभय ने राका को देखकर कहा। सर, मैं फिर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूं अंडस्को, राका ने कहा। आज तुम उस लड़की के लिए अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो अंडस्को, अभय ने कहा। बॉस, कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो रही है। मैडम की इंफॉर्मेशन छुपना ये तो कोई बड़ा इंसान ही कर सकता है। मैडम की फैमिली तो मिडिल क्लास है। सर, फैमिली की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कहने को तो मैडम के फादर का एक छोटा सा बिजनेस है सर, पर कोई नहीं जानता वो क्या करते हैं अंडस्को, राका ने अपनी आशंका जताते हुए कहा। अभय राका को देखने लगा। राका ने कहा, अंडस्को, बॉस, इस बार मैं खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर वो बेकसूर नहीं हुई तो अंडस्को, अभय ने कहा। बॉस, जैसा आप कहें अंडस्को, राका ने नजरें नीची करते हुए कहा।
हम जाओ अंडरस्को, अभय ने कहा। राका वहां से चला गया। अगर तुम बेकसूर हो तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, पर नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो। तुमने जो किया है उसकी सजा बहुत बड़ी है अंडरस्को, अभय ने खुद से गुस्से में कहा। खिड़की के पास जाकर सिगरेट जलाए और काश भरने लगा। उसने पूरी रात स्टडी रूम में बीता दी। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। न तो अभय ने रूही से बात की, न रूही ने कुछ कहा। आज इंडिया वापस जाना था। अभय रूही दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों प्लेन में अपनी अपनी सीट में बैठ गए। रूही को अब डर लग रहा था। आते टाइम टू समझ नहीं आया था क्योंकि वो बेहोश थी और उस टाइम उठी थी, पर अब वो पूरे होश हवास में थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी। सीट बेल्ट लगाई, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। जैसे ही उड़ान भरने को हुई, रूही ने अभय का हाथ काश कर पकड़ लिया। अभय ने रूही को देखा जिसने डर से अपनी आंखें बंद रखी थी। रूही को पता ही नहीं चला कब उसके नाखून अभय के हाथ चुभ गए, पर अभय ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन रात हो गई थी पहुंचते हुए। फ्लाइट लैंड हुई। अभय और रूही दोनों आर्यन विला के लिए निकल गए। रूही ने सिंपल सा सूट पहना हुआ था। आर्यन विला में कार आकर रूही दोनों बाहर निकले। दोनों एंट्रेंस गेट से अंदर जाने लगे। एक आवाज आई। ज्योति जी आरती की थाल लिए खड़ी थी। अंडस्को, अरे रुको। दोनों की आरती की। रूही ने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया। माँ, ये सब हम पहली बार नहीं आ रहे हैं अंडस्को, अभय ने कहा। तू चुप कर खड़ा रह अंडस्को, ज्योति जी ने दोनों की नजर उतारी और नौकर को देते हुए कहा, ये जाकर जला दो। अब आओ दोनों अंदर अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। रूही ने सबके पैर छुए आशीर्वाद लिया। नौकर पानी लेकर आया। कैसा था बेटा, सब घूम लिया अंडस्को, ज्योति जी ने रूही से पूछा। मम्मा घूमने थोड़ा गए थे, हनीमून पर गए थे। हनीमून पर कोई घूमता ही क्या अंडस्को, देवेश तपाक से बोला। उसकी बात सुन रूही आंखें बड़ी बड़ी करके देवेश को देखने लगी, फिर जल्दी से उठकर खड़ी हुई और बोली, अंडस्को, मैं रूम में फ्रेश होकर आती हूँ। और सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम में चली गई। सब देवेश को घूरने लगे। अरे मैंने क्या गलत कहा, नई नई शादी हुई है, हनीमून पर ही जाते हैं लोग अंडस्को, देवेश ने कहा। तू अपना मुंह नहीं बंद कर सकता अंडस्को, दिव्या ने कहा। अरे मैंने कौन सा गलत कहा अंडस्को, देवेश ने अभय का हाथ ऊपर करते हुए कहा जिसमें रूही के नाखून के निशान थे। उसे ऐसा करते देख सबको शर्म आ गई, पर देवेश वो तो बेशर्मों की तरह बोला जा रहा था। लगता है तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कम पड़ गया है अंडस्को, अभय ने देवेश को देखा। बेचारे को अब रियलाइज हुआ उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं, बहुत कम है अंडस्को, जल्दी से रूम में भाग गया। ये लड़का कब बड़ा होगा पता नहीं, कैसे डॉक्टर बन गया अंडस्को, राधा जी ने कहा। बेटा खाना अंडस्को, रिद्धि जी ने पूछा। माँ, हमने खाना खा लिया अंडस्को, अभय ने कहा। अभय भी रूम में चला गया। अभय रूम में आया, बेड पर देखा रूही बेड पर सो रही थी। वो वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ। बेड के पास आया, उसने रूही झटके से उठा दिया और बेड के नीचे पटक दिया। आहा अंडस्को, रूही दर्द से करहती हुई उठी। सामने खड़े अभय को देखा। अंडस्को, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, मेरे बेड पर सो। उसके मुंह पर एक तकिया मरते हुए कहा, अंडस्को, तुम्हारी यही औकात है। और खुद बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सो गया। रूही ने तकिया लिया, वही जमीन पर रख कर लेट गई। जमीन पर मेट बिछा हुआ था तो उसे नीचे बिछने की जरूरत नहीं पड़ी। लेट हुए वो बस यही सोच रही थी, अंडस्को, क्या किया मैंने ऐसा जिससे ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे ही मेरे साथ अंडस्को। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बस बहुत हुआ, जितना कमजोर होगी उतना ये मुझे कमजोर करेगी। मुझे कमजोर नहीं होना है, अब मैं पता करके रहूंगी क्या वजह है ऐसी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं भी तैयार हूँ, जितना दर्द देना है दे दो, मैं तैयार हूँ। अब ये रूही आपके दर्द का सामना करने को तैयार है अंडस्को, रूही ने खुद में एक प्रॉमिस कर लिया खुद से। फिर थोड़ी देर में नींद आ गई। आगे का कल, आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट करिए, लाइक करिए। चैट कॉलेज, रूही ने सोच लिया था अब वो पता करके रहेगी। दूसरे दिन रूही की नींद खुली, उसने बेड पर देखा अभय सो रहा था। जल्दी से उठकर नीचे गई, पूजा की लॉन्च तैयार करने लगी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर लॉन्च कर रहे थे। वो दादाजी, मुझे कुछ बात करनी है अंडस्को, रूही ने गायत्री जी से कहा। अभय के साथ साथ सब उसे देखने लगे।
वो मुझे अपना कॉलेज ज्वाइन करना है अंडस्को, रूही ने कहा। जरूरत नहीं है अंडस्को, अभय ने तपाक से कह दिया। रूही का मन उदास हो गया क्योंकि उसे लगा अभय दादाजी के सामने माना नहीं करेगा, इसलिए उसने ये बात सबके सामने कही। क्यों जरूरत नहीं है अंडस्को, दादाजी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। बेटा आप अपना कॉलेज कंप्लीट करिए, जैसे दिव्या है वैसे ही तुम भी हो अंडस्को, दादी ने कहा। अभय ने कुछ नहीं कहा पर अंदर ही अंदर वो उबाल रहा था। सबका ब्रेकफास्ट हुआ। अभय ने रूही को रूम में आने का इशारा किया, खुद सीढ़ियां चढ़ते हुए चला गया। रूही डर तो रही थी पर फिर हिम्मत रख कर रूम में चली गई। जैसे ही गेट खोल अंदर आई, अभय ने उसे दीवार से लगा दिया। अंडस्को, जानबूझकर तुमने कॉलेज जाने की बात सबके सामने कही, अभय ने दांत पिसते हुए कहा। रूही उससे छुटने की कोशिश करने लगी। वो जितनी कोशिश करती अभय उसे और काश कर पकड़ लेता। उसने छुटने की कोशिश बंद कर दी और अभय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ सही समझे अंडस्को, रूही ने डरते हुए पर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा। अभय को गुस्सा आ गया क्योंकि आज तक अभय से किसी ने नजरें मिलाकर बात नहीं की थी। रूही तो उसे जवाब दे रही थी। उसने गुस्से में रूही के होठों पर हौसली किस करने लगा। रूही उसे मरने के लिए हाथ ऊपर किया पर अभय के पकड़ने की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। रूही की आंखों से आंसू आने लगे पर अभय को फर्क ही नहीं पड़ा। 15 मिनट बाद उसने छोड़ा और कहा, अंडस्को, आइंदा मुझसे नजरें नीची करके बात करना, समझ आई बात। कॉलेज जाना ही जाओ पर एक बात याद रखना, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है और हाँ तुम्हें कॉलेज की वजह से घर में कोई काम नहीं रुकना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट तुम बनाओगी, रात का डिनर भी तुम बनाओगी, मेरे सारे काम तुम करोगी। सुबह मेरे कपड़े प्रेस करके बेड पर चाहिए, अगर कोई काम चोरी की तो इसकी सजा के लिए तैयार रहना। उसे छोड़ नीचे चला गया। रूही वही दीवार से टिक कर बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी पर उसकी आवाज सुनने को कोई नहीं था। YRR पूरा रूम साउंड प्रूफ था। थोड़ी देर बाद रूही ने अपना हुलिया ठीक किया और बाहर आ गई, तब तक सब ऑफिस जा चुके थे। बेटा कब से कॉलेज जाना है अंडस्को, दादी ने पूछा। कल से अंडस्को, उसने कहा। ठीक है बेटा तैयारी कर लो अंडस्को, दादी ने कहा और रूम में चली गई। ये दिन तो ऐसे ही निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे। सबके ऑफिस से आने का टाइम हो गया था। एक कार आकर आर्यन विला में रुकी। अभय बड़े रोबदर तरीके से बाहर निकला। दूसरी गाड़ी में दीपक जी, दोनों अंदर आए। रूही ने दोनों को पानी दिया। कल हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी का बर्थडे का खास तौर पर बुलाया है अंडस्को, दीपक जी ने कहा। दादाजी ने कहा, अंडस्को, कल हम नहीं जा पाएंगे। मेरा भी मन नहीं है अंडस्को, दीपक जी ने कहा। एक काम करो, बच्चे चले जाएंगे अंडस्को, दादी ने कहा। हाँ ऐसा कर लेते हैं अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। तुम चारों वहां चले जाना अंडस्को, दादाजी ने कहा। ठीक ही, अभय ने सिर्फ इतना कहा। वाओ, पार्टी में अभी से तैयारी कर लेती हूँ अंडस्को, दिव्या खुश होते हुए बोली क्योंकि उसे पार्टी बड़ी पसंद थी। देवेश ने कहा, अंडस्को, हाँ कर ले मेकअप वरना वो लोग तेरी ऐसी शक्ल देखकर डर जाएंगे। तू चुप कर अंडस्को, दिव्या के कहा। अरे सही तो कहा अंडस्को, देवेश ने कहा। भाई देखो इसे अंडस्को, दिव्या ने अभय से कहा। अभय ने उसे आंख दिखा दी। देवेश रूही के पीछे छुपते हुए कहा, अंडस्को, मेरे पास इससे बड़ा हथियार है। रूही जो चाय ला रही थी उसके ऐसा करने से हड़बड़ा गई, चाय उसके हाथ में गिर गई, पूरी चाय की ट्राई जमीन पर गिर गई। आह, रूही की एक दबी सी आवाज निकल गई। सॉरी भाभी अंडस्को, देवेश ने जल्दी से रूही का हाथ पकड़ा। अभय और बाकी सब भी आ गए। अभय ने रूही का हाथ देखा और खुद पकड़ कर कहा, अंडस्को, जल्दी बर्फ लाओ। एक नौकर बर्फ लेने चला गया। देवेश फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक क्रीम लेने चला गया। अभय रूही के हाथ में बर्फ लगते हुए बड़ा परेशान लग रहा था। उसके चेहरे पर रूही के लिए फिक्र रूही को भी दिख रही थी। उसे अच्छा लग रहा था, अभय उसकी केयर कर रहा है। आराम से नहीं चल सकती क्या अंडस्को, अभय ने बर्फ लगाते हुए कहा और फिर देवेश की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, तुम यहाँ वहाँ फुदकते रहते हो, बड़े हो गए हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो हर बात पर कूदते रहो। देवेश उसकी सारी बातें नीचे मुड़ी किए हुए सुन रहा था। कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं लगी है अंडस्को, रूही ने देवेश का चेहरा लटका देखा तो कहा। सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको लग गई अंडस्को, देवेश ने कहा।
अरे जब पेशेंट का ऑपरेशन करते हो तो उसे सॉरी बोलते हो। सॉरी मैंने आपको इतना बड़ा कार्ड दे दिया अंडरस्को, रूही ने मजाकिया लहजे में कहा। देवेश भी हंस दिया। अभय ने उसे देखा, इस लड़की को लगी ये नहीं दिख रहा है इसे मजाक सूझ रहा है। पर फिर भी भाभी सॉरी अगर मैं मस्ती नहीं करता तो नहीं लगती आपको अंडरस्को, देवेश के कहा। अरे आप मस्ती करते हो तो सबके चेहरे में स्माइल आ जाती है वरना सब बोरिंग ही है अंडरस्को। ये बात उसने अभय को देखकर कही। अभय उसे एक आईब्रो ऊपर करके देखा। सच्ची भाभी अंडरस्को, देवेश ने कहा। हाँ अंडरस्को, रूही। और मैं अंडरस्को, दिव्या भी बोली। अरे आप दोनों की वजह से इस घर में स्माइल आती है अंडरस्को, रूही ने दोनों को प्यार से कहा। दोनों उसके आजू बाजू बैठ गए। अभय को वहां से इतना दूर कर दिया। अभय ने जब रूही और देवेश को पास में देखा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा, फिर मन में कड़वाहट लाते हुए कहा अंडरस्को, लोगों को अपने जाल में कैसे फंसते हैं कोई इससे सीखे। और ऊपर चला गया। दूसरे दिन आज रूही कॉलेज जाने वाली थी। सुबह रेडी होकर पूजा की किचन में नौकर को ब्रेकफास्ट बताया क्या बनेगा आज, फिर खुद अभय की कॉफी बनाए। कॉफी लेकर रूम में गई, अभय के कपड़े निकाले और वही टेबल पर रख दिया, प्रेस को निकलकर गर्म होने रख दिया। अभय को उठाने लगी। रूही अपनी मीठी सी आवाज में बोली अंडरस्को, सुनिए उठ जाइए। अभय की आंख खुली तो सबसे पहला चेहरा रूही का दिखा। उसे देख स्माइल आ गई। उसने रूही का हाथ पकड़ा और अपने ऊपर खींचकर उसे अपने नीचे कर लिया। ये इतने जल्दी हुआ समझ ही नहीं आया रूही को क्या हुआ। अभय उसके गार्डन पर अपने सख्त होंठ को फिराने लगा। रूही उसे बस महसूस कर रही थी, जब भी अभय उसके करीब होता उसे एक सुकून मिलता जो उसे कहीं नहीं मिला। शायद इतना सब होने पर भी उसके दिल में अभय के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उसकी केयर करना उसे अच्छा लगता है। जब वो डांटता है तो लगता है जैसे उसके पापा उसे डांट रहे हो। उसका हमेशा से सपना रहा है उसका होने वाला हमसफर ऐसा हो जो बिल्कुल उसके पापा की तरह केयर करे, फिक्र करे। अभय भी तो ऐसा है, पर क्या वजह है उसकी वो उसे तकलीफ देता है। यही सब सोच रही थी कि अभय ने उसे नेक पर काट दिया। आहा, रूही की आवाज सुन। अभय अपने होश में आया। उसे लगा वो सपना देख रहा था, इसलिए उसने उसे खींचा और किस किया, पर अब उसे यकीन हुआ ये सपना नहीं है। उसने जल्दी से रूही को छोड़ा और बेड पर से उठ गया और वॉशरूम चला गया। रूही ने उसे देखा, फिर बेड से उठ गई। प्रेस गर्म हो गया था, वो अभय की शर्ट प्रेस करने लगी। वैसे तो अभय के कपड़े धुलकर प्रेस करके रखते थे, पर अभय ने नौकर से मना कर दिया था। अभय वॉशरूम से बाहर निकला। उसने अभी सिर्फ बाथरोब पहना था। उसने रूही को देखा जो उसके कपड़े प्रेस कर रही थी। वो उसके पास गया, पीछे से हक कर लिया और काश कर जकड़ लिया। रूही हिल भी नहीं पा रही थी। रूही चौंक गई। अभय ने उसे अपने सामने किया। रूही नीचे मुड़ी किए हुई थी। उसे सच में अभय से डर लग रहा था। अभय ने उसकी गर्दन को पकड़ा, ऊपर किया और उसके होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए। उसे किस करने लगा। किस बहुत हर्षली थी, उसके होठों को काट रहा था। रूही के होठों से खून निकलने लगा, पर अभय ने नहीं छोड़ा। अभय ने प्रेस को उठाया और रूही की पीठ पर रख दिया। रूही ने एक प्लेन पिंक साड़ी पहनी थी, उसके ब्लाउज डीप गला था। अभय के प्रेस रखने से रूही छटपटने लगी, पर अभय ने नहीं छोड़ा। रूही चिल्ला भी नहीं पा रही थी क्योंकि अभय ने उसे किस कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। 10 मिनट बाद उसने रूही की पीठ से प्रेस हटाया और रूही को छोड़ा दिया और वहां से जल्दी से वार्डरोब से कपड़े निकलकर दूसरे रूम में चला गया। रूही को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जल्दी से वॉशरूम में शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। उसे बहुत जल रहा था, आंखों में आंसू भी आ रहे थे। पानी गिरने से भी उसे राहत नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर शॉवर में बैठी रही, फिर उठी और मिरर के सामने अपने पीछे पीठ को देखने लगी जिसमें प्रेस के निशान बन गया था। उसकी पीठ जल गई थी। उसे देख वो रोने लगी। फिर अपने आंसू पोंछे और अपने कपड़े लिए एक सूट निकला जो पूरा नेक ढाक रहा था। उसे पहन रेडी हुई। कपड़े पहनने में तकलीफ तो हो रही थी, पर फिर भी उसने पहन लिया और नीचे चली गई। सब नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। रूही नीचे आई, सब बैठे हुए थे। उसने सबको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। अभय भी था। उसने रूही को देखा और मन ही मन कहा अंडरस्को, इतने दर्द के बाद भी मुस्कुरा रही हो क्या हो तुम। अभी और दर्द झेलना है। जब तक तुम खुद आकर अपनी सच्चाई नहीं बताती तब तक मेरे दोस्त का बदला पूरा नहीं होगा।
रूही ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया, फिर अभय के बाजू में बैठ गई, खुद ब्रेकफास्ट करने लगी। उसने ऐसा प्रीटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ये बात अभय को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सबने ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस जाने लगे। भाई, मुझे और भाभी को कॉलेज छोड़ दोगे अंडरस्को, दिव्या ने कहा। दिव्या का डिजाइनिंग कॉलेज रूही के कॉलेज के रास्ते में पड़ता है। आप मुझे छोड़ना, फिर भाभी को अंडरस्को, दिव्या ने कहा। रूही जाना नहीं चाहती थी। अभय ने रूही की शक्ल देखी जो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने दिव्या से कहा, अंडरस्को, हाँ रेडी होकर आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। रूही बेमन से रेडी हुई और बैग उठाया बाहर आ गई। अभय गाड़ी की टेक लगाए खड़ा किसी से बात कर रहा था फोन पर। रूही ने उसे देखा, देखती रह गई। ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, आंखों में धूप का चश्मा, हैंडसम लग रहा था। कोई लड़की देखे तो फ्लैट हो जाए। अभय ने रूही को देखा जिसने सिंपल कुर्ती पहनी थी, कान में छोटी सी बलिया, पर न तो मंगलसूत्र दिख रहा था न सिंदूर। उसे देख गुस्सा आ गया। वो रूही के पास जाता उससे पहले ही दिव्या वहां आ गई। अंडरस्को, चलिए भाई, दिव्या ने कहा। तीनों गाड़ी में बैठ गए। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन क्राउन रेड हार्ट। कमेंट कीजिए, लाइक करिए। चेन्नई, रूही और सिया। इस पार्ट को पढ़ने के लिए पीछे के पार्ट पढ़े। अब तीनों गाड़ी में बैठ गए। वाओ भाभी, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हो अंडरस्को, दिव्या ने कहा। रूही उसे देख स्माइल कर दी। अंडरस्को, तुमसे नहीं, उसने दिव्या के गालों पर हाथ से सहलाते हुए कहा। दिव्या को कॉलेज छोड़ा। अब गाड़ी में अभय और रूही और ड्राइवर ही था। रूही कार के बिल्कुल किनारे बैठी थी। अभय ने कार का पार्टीशन ऑन किया। अब कार दो भागों में बांट गई थी। अभय ने रूही को अपने पास खींचा और उसके गालों पर उंगली से सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, किससे पूछकर सिंदूर और मंगलसूत्र उतारा। रूही ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, पर अभय ने उसकी पीठ पर वही हाथ रख दिया जहां जला था। उसकी सिसकी निकल गई, वो कुछ कह भी नहीं पाए। उसको कुछ बोलता न देख अभय ने पीठ पर हाथ काश दिए। रूही चीख के साथ आंसू भी निकल गए। PLZZ अंडरस्को, रूही ने रोते हुए कहा। अभय ने उसकी पीठ पर से हाथ हटा दिया। ड्राइवर की आवाज आई, अंडरस्को, बॉस हम पहुंच गए। अपने आप को ठीक करो अंडरस्को, अभय ने गुस्से में रूही से कहा। रूही ने अपने आप को ठीक किया, आंसू पोंछे और गाड़ी से उतरने को हुई, लेकिन अभय को देख उसने अपने गले से सूट में छुपा मंगलसूत्र बाहर निकला और बाल को हल्का सा साइड किया। उसका सिंदूर दिखने लगा। कहा, अंडरस्को, ये पहना है मैंने, दादी ने कहा था कॉलेज में कोई पूछे तो क्या बताओगी, इसलिए इसे छुपा कर रखो क्योंकि अभी शादी पब्लिकली नहीं हुई है। माँ कहती है एक सुहागन के लिए उसका सिंदूर और मंगलसूत्र बहुत कीमती होता है। फिर अपना मंगलसूत्र फिर वैसे ही छुपा लिया, बालों को भी वैसे करके सिंदूर छुपा लिया और गाड़ी से उतर गई। अभय बस बैठकर जाती हुई रूही को देख रहा था जब तक वो कॉलेज के अंदर चली नहीं गई। उसने एक कॉल किया, अंडरस्को, नजर रखना, इतना कहकर फोन काट दिया। ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ने को कहा। रूही जब कॉलेज के अंदर गई, सिया वही खड़ी उसका वेट कर रही थी। उसने बता दिया था उसे कि वो आएगी आज। सिया जल्दी से रूही के पास आई। अंडरस्को, मेरी जान, तू इतने दिन से कहा थी कॉलेज क्यों नहीं आई। सिया ने छड़ी लगा दी जवाबों की। अरे मेरी भागती हुई ट्रेन, साबर तो कर बताती हूँ अंडरस्को, रूही ने उसे देख कहा। हाँ बोल अंडरस्को, सिया बोली। वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पाए और सॉरी मैंने तुझे बताया नहीं अंडरस्को, रूही ने कहा। तेरी तबीयत खराब है अंडरस्को, सिया ने रूही के माथे पर हाथ रख कहा। अरे थी, अब नहीं है अंडरस्को, रूही ने कहा। अच्छा चल क्लास में चलते हैं, बहुत दिन हो गए क्लास में, क्या हुआ मुझे नोट्स दे देना अंडरस्को, रूही ने कहा। सिया ने हाँ कहा और उसे सब बताने लगी। ओह तेरी, में तो ये बताना भूल गई अंडरस्को, सिया ने अपने माथे पर हाथ रख कहा। क्या अंडरस्को, रूही ने कहा। हमारे फाइनल ईयर के एग्जाम आने वाले हैं, उनका टाइम टेबल आ गया है, अगले महीने से चालू है अंडरस्को, सिया ने कहा। वॉट, इतनी जल्दी, अभी तो मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है अंडरस्को, रूही ने कहा। हाँ यार अंडरस्को, सिया ने कहा। दोनों क्लास में पहुंच गई। अपनी डेस्क पर बैठकर क्लास अटेंड की। सारी क्लास अटेंड करने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी गई, वहां से बुक्स इश्यू कराई।
रूही का फोन बजा। ये ड्राइवर का फोन था जो उसे लेने आया था। दीपक जी ने स्पेशली कहा था कि वो कॉलेज कार से आएगी जाएगी। सिया अब मैं निकलती हूँ अंडस्को, रूही कहा। ठीक है बाय मिलते हैं। दोनों ने हक किया और निकल गई अपने अपने रास्ते। रूही कार में बैठ आर्यन विला आ गई। कैसा गया बेटा कॉलेज आपका अंडस्को, दादी ने पूछा। अच्छा था दादी अंडस्को, रूही उनके पास बैठ गई। ज्योति जी आई अंडस्को, अरे आ गई बेटा जा फ्रेश हो जा, ज्योति जी ने कहा। रूही फ्रेश होने रूम में चली गई। रूम में जब वो आई गेट अंदर से बंद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतनी देर से कंट्रोल की हुई थी पर अब उसका कंट्रोल हट गया था। वो वॉशरूम गई। उसने अपनी कुर्ती निकाली। कुर्ती का कपड़ा उसके जले हुए हिस्से में चिपक गया था जिससे रूही दर्द हुआ है। उसने कैसे भी करके कपड़े निकाले और मिरर में खुद की पीठ को देखा। उसकी पीठ पर जली हुई जगह पर छाले पड़ गए थे। उसने फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक ट्यूब निकला और लगाने लगी पर उसका हाथ ही नहीं पहुंचा। उसने गुस्से में ट्यूब वही फेंक दिया। शॉवर के नीचे खड़ी हुई और फिर कपड़े पहने और नीचे आ गई। सबके आने का टाइम भी हो गया था। रूही किचन में गई और चाय और नाश्ते की तैयारी करने लगी। दिव्या और देवेश आए। रूही ने उन्हें पानी दिया। बहुत थक गया यार अंडस्को, देवेश सोफे पर लेटते हुए कहा। रूही ने उसे पानी दिया। हाँ इसकी बहुत जरूरत है अंडस्को, देवेश और दिव्या पानी लेते हुए कहा। आज ज्यादा काम था क्या अंडस्को, रूही ने बड़े प्यार से वही बैठते हुए पूछा। देवेश ने उसकी गोद में सर रख कहा अंडस्को, हाँ भाभी। दिव्या ने भी देवेश को देख एक साइड उसने में सर रख दिया। दोनों रूही की गोद में सर रखे लेट हुए थे। रूही दोनों के सर पर हाथ रख सहला रही थी। दोनों अपने अपने पूरे दिन क्या हुआ वो बता रहे थे। रूही बड़े प्यार से दोनों की बात सुन रही थी, हंस रही थी। ज्योति जी ने तीनों की एक फोटो ले ली। उनकी नजर उतारी। राजवीर जी और राधा जी भी वही आ गए। उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्हें अभय पर प्राउड हो रहा था। उसने ऐसी बहू ढूंढी। वो वही बैठ गए और उनकी बातें सुनने लगे। अभय और दीपक जी ऑफिस से आए। घर का इतना खुशी भरा माहौल देखा तो कहा अंडस्को, क्या बात है आज सब बड़े खुश लग रहे हैं, किसी को लॉटरी लगी है क्या? हाँ भाई लॉटरी तो लगी है अंडस्को, दादी ने कहा। अभय और दीपक जी वही सोफे पर बैठ गए। रूही सबके लिए नाश्ता और चाय लेने किचन में चली गई। किसकी लॉटरी लगी है अंडस्को, दीपक जी पूछा। हम सबकी अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। अरे कैसे अंडस्को, दीपक जी ने कहा। दादाजी ने अभय से कहा अंडस्को, आज हमें आप पर फिर प्राउड हो रहा है। अपने एक हीरा चुना है अपने लिए, बहुत ही अच्छी हमसफर चुनी है अपने। अभय तो पहले समझा नहीं, फिर हमसफर की बात हुई तो वो समझा कि रूही की बात हो रही है। किचन से आती हुई रूही को देखा जो सबके लिए नाश्ता ला रही थी। उसने नाश्ता वही टेबल पर रख दिया। दिव्या प्लेट से नाश्ता उठती रूही ने उसके हाथ पर मरते हुए कहा अंडस्को, हैंड वॉश करो पहले। सबने हैंड वॉश किया फिर नाश्ता किया। थोड़ा देर बैठकर रूम में चले गए। फ्रेश हुए नीचे आ गए। रूही किचन में खाना बना रही थी। उसकी पीठ पर दर्द हो रहा था, उसे खड़े होते नहीं बन रहा था, फिर भी उसने खाना तैयार किया। अभय स्टडी में बैठकर अपना काम कर रहा था। देवेश वही पास में बैठा अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट पढ़ रहा था। थोड़ी देर में डिनर रेडी हुआ। सब डाइनिंग टेबल में बैठकर डिनर किया और रूम में चले गए। अभय रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। रूही ने कपड़े चेंज कर सिंपल सा ढीला कुर्ता पहन लिया और वॉशरूम से बाहर आई। उसने अभय को एक नजर भी नहीं देखा, नजरें नीची ही की हुई थी। और अपना तकिया और पतला सा चादर लिया और जमीन पर रख दिया। वो लेट गई। उसे सीधे लेटते नहीं बन रहा था। वो एक साइड करवट लेकर सो गई। उसने ऑलरेडी दर्द की गोली खा ली थी। थोड़ी देर में नींद आ गई। अभय जो उसे कब से देख रहा था उससे रहा नहीं गया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स निकला और रूही के पास बैठ गया। अंडस्को, उसका कुर्ता ऊपर किया। ढीला होने की वजह से वो ऊपर हो गया। रूही को तो एहसास ही नहीं हुआ क्योंकि वो तो गहरी नींद में थी। अभय ने फर्स्ट एड बॉक्स से ट्यूब निकला और रूही के जले हुए हिस्से में लगाने लगा। रूही की सिसकी निकल गई। उसने उसे दवाई लगाए और उसे बेड पर लेटा दिया। नेक्स्ट डे रूही की नींद खुली। अपने आप को बेड पर देखकर उसे थोड़ा अचकचा लगा। मैं तो नीचे सो रही थी। उसने बाजू में देखा, अभय नहीं था, शायद वो जिम गया हुआ था। अंडस्को, क्या इन्होंने मुझे बेड पर सुलाया? क्या है ये, चाहते क्या है?
मेरे बारे में सोचना बंद करो, जाकर रेडी हो, मेरे कपड़े निकलो और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। अंडस्को, अभय रूम में आते हुए बोला। रूही उसे देखने लगी। अभय पूरा पसीने से नहाया हुआ था, इसके बाल बिखेरे हुए थे, वो इस टाइम बहुत हॉट दिख रहा था। रूही उसे देख अपने गले से थूक गुटक ली। अभय ने जब देखा रूही उसे देख रही है, वो उसके करीब जाकर बोला, उसके चेहरे पर फूंक मारकर बोला, अंडस्को, देख लिया। रूही होश में आई, जल्दी से उसे धक्का देकर बाथरूम में चली गई। अभय 2 कदम पीछे हो गया। रूही को ऐसे भागते देख उसके होठों का एक कोना उठ गया। वो बालकनी में जाकर फोन पर बात करने लगा। रूही आ तो गई थी जल्दी से, पर कपड़े ले जाना भूल गई थी, उसने अभी सिर्फ बाथरोब पहना था। ओह तेरी, में कपड़े लाना भूल गई। अंडस्को, रूही ने अपने सर पर मारा और खुद से कहा, अब क्या करूं, वो राक्षस बाहर ही खड़ा होगा, क्या करूं। अंडस्को, रूही ने अभय को कोसते हुए कहा। थोड़ा सा झांक कर बाहर देखा, उसे अभय कहीं नहीं दिखा। वो धीरे से गेट खोला और वार्डरोब के पास चली गई। अभय ने गेट खुलने की आवाज सुनी तो बालकनी से अंदर आया। उसे लगा रूही नहा ली और वो जाएगा। अंदर आया तो उसे रूही वार्डरोब के पास जाती दिखी। उसने सिर्फ बाथरोब पहना था जो घुटनों तक आ रहा था। उसके पतले गोरे पैर, उसके लंबे बाल जो लहरा रहे थे, उनसे पानी टपक था। अभय न जाने कब उसके पीछे पीछे वार्डरोब तक चला गया। रूही अपने कपड़े निकल रही थी, उसे एहसास हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे पलट कर देखा तो अभय उसे इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। रूही ने जल्दी से अपने आप को ढकने की कोशिश की। नजरें नीची कर अपने बाथरोब को नीचे खिसकाने लगी। उसे हल्की शर्म भी आ रही थी, उसके गाल लाल हो गए थे। अभय को इस टाइम वो बहुत प्यारी लग रही थी। अभय ने उसे वही अलमारी से सटा दिया और उसके करीब होकर उसकी मुड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे उसके होठों पर अपने होठ जोड़ दिए किस करने लगा। रूही पहले उसे कोई रिएक्ट नहीं किया, बाद में उसका साथ देने लगी। उसके हाथ अभय के बालों पर घूम रहे थे। अभय और रूही एक पैशनेट किस करने लगे। 20 मिनट बाद अभय को जब एहसास हुआ कि रूही सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। रूही उसके छोड़ते ही लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसने अभय के चेस्ट पर सर रख दिया, क्योंकि वो वहीं तक आती थी उसके। अभय भी उस एहसास को पाने में लगा था। उसे इस टाइम बड़ा सुकून देने वाला माहौल था। उसके हाथ रूही को गले लगने को हुए। उसे ऋत्विक का चेहरा याद आ गया। उसने अपना सुकून छोड़ा और रूही को दूर किया और उससे कहा, अंडस्को, मुझे सिड्यूस करने का अच्छा प्लान बनाया है। रूही जो उसके झटका लगने से अभी अचानक देख रही थी, उसके ये बोलने से कि वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, उसे बहुत बुरा लगा। अभय ने उसे वही छोड़ा और खुद बाथरूम में चला गया। रूही ने खुद को संभाला और कपड़े पहने। अभय के कपड़े प्रेस कर उसका सारा सामान बेड पर रखा और नीचे चली गई। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। कमेंट करिए, लाइक करिए। चटैन, रूही और दिव्या की शॉपिंग। इस पार्ट को समझने के लिए आपको पीछे के पार्ट पढ़ने होंगे, तो प्लीज जाकर पढ़े, लाइक करे, कमेंट करे। अब तक रूही नीचे गई। ज्योति जी और दादी दोनों वही मंदिर में बैठे हुए थे, आरती की तैयारी कर रहे थे। आओ बेटा, अंडस्को, दादी ने रूही को अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर में आरती की। रूही किचन में चली गई। सबके लिए नाश्ता बनाया। सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी ने कहा, अंडस्को, आज मिस्टर नूरानी की बेटी का बर्थडे है, याद है न, जाना है वहाँ। जी दादाजी। अंडस्को, अभय ने कहा। रूही बेटा, आपका कॉलेज कैसा चल रहा है अंडस्को, दीपक जी ने पूछा। ठीक पापा जी, नेक्स्ट मंथ से एग्जाम है फाइनल अंडस्को, रूही नाश्ता देते हुए कहा। फिर क्या करना है अंडस्को, दीपक जी बोले। मुझे अकाउंटेंट बनना है अंडस्को, रूही ने कहा। तुम्हें बाहर करने की क्या जरूरत है, अपनी कंपनी है, तुम वहां पर कंपनी के अकाउंट संभाल सकती हो, और वैसे भी अभय अकेले सब संभाल तो लेता है, पर उसकी गैर मौजूदगी में तुम ऑफिस देखना अंडस्को, दीपक जी ने कहा। पर पापा जी अंडस्को, रूही ने कहा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अभय है तुम्हारे साथ, दोनों पति पत्नी मिलकर ऑफिस संभलना अंडस्को, दादी ने कहा। हाँ बेटा दीपक, और तुम्हारी दादी सही कह रहे हैं अंडस्को, दादाजी ने कहा। दादाजी ने अभय से कहा, अंडस्को, हम ठीक कह रहे हैं न अभय जी अंडस्को, अभय ने कहा। रूही ने अभय के साइड से हाँ सुनी तो उसने भी हाँ कह दिया।
भाभी आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे आप? उस दिन भाई आपको ले गए थे, मैंने शॉपिंग ही नहीं की अंडस्को, दिव्या ने कहा। तुझे उसके अलावा कुछ आता है अंडस्को, देवेश ने कहा। तू अपने पेशेंट पर ध्यान दे अंडस्को, दिव्या ने कहा। सबने डिनर किया। अभय रूम में आया ऑफिस के लिए अपना बैग लेने। रूही भी उसके पीछे पीछे आ गई। रूही को उससे कुछ कहना था पर कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था, वो उसके पीछे पीछे घूम रही थी। अभय ने उसे देखा, एक आईब्रो को ऊपर कर पूछा अंडस्को, कुछ कहना है तुम्हें? रूही जल्दी से मुड़ी न में हिला दी। अभय ने अपना लैपटॉप बैग उठाया और नीचे जाने लगा। गेट के पास रुककर पलटा और अपने पर्स से एक कार्ड निकल कर उसे देते हुए कहा, अंडस्को ये लो, दिव्या को जो खरीदना होगा वो ले लेगी, तुम्हें लेना हो तो ले लेना। इस इंसान का ईगो भैया बड़ा वाला है, ये बोल नहीं सकता लो जो लेना है ले लेना, दिव्या को बीच में लाने की क्या जरूरत है। रूही ने छट से कार्ड ले लिया। अभय को देखा जो नीचे जा रहा था। इन्हें कैसे पता मुझे यही चाहिए था, मुझे ये समझ क्यों नहीं आते। फिर कार्ड को देखकर वो खुश हो गई। दिव्या और रूही थोड़ी देर में मॉल के लिए निकले। उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। कार मॉल के सामने रुकी। डायमंड मनी काल्पनिक नाम। कार आकर मॉल के सामने रुकी। दोनों बाहर निकली। बॉडीगार्ड ने कवर कर लिया। दोनों मॉल के अंदर चल दी। दोनों गर्ल्स सेक्शन पर गए। बॉडीगार्ड बाहर ही वेट कर रहे थे। दोनों ही लड़कियां शॉपिंग करने में मगन हो गई। दिव्या ने तो ढेर सारे कपड़े देख लिए थे पर रूही उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले, क्योंकि उसके सारे कपड़े या तो नीता जी या नीति की पसंद के होते थे। वो थक कर वही रखे सोफे में बैठ गई और दिव्या को शॉपिंग करते देखने लगी। उसकी नज़र सोफे पर रखी मैगजीन पर गया। उसने उसे उठा लिया। उसके फ्रंट पेज में अभय की फोटो लगी हुई थी। बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, देश का चमकता सितारा अंडस्को। उसे ये देख बहुत गर्व हुआ। ये उसका पति है, कितना हैंडसम, पर कैसा पति जो उसे अपनी बीवी नहीं मानता, जो उसे अधिकार नहीं देता, जो उसे पता नहीं किस गलती का कसूरवार समझ रहा है अंडस्को। यही सब सोच रूही की आंखों में पानी आ गया। दिव्या की आवाज आई, अंडस्को भाभी आप ये क्यों बैठी हो, चलो ना शॉपिंग करते हैं। हाँ बस वो मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं अंडस्को, रूही ने कहा। ओह भाभी आपका पति बहुत कामता है, आप जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हो अंडस्को, दिव्या ने कहा। तो क्या हुआ, वो मेहनत करते हैं और जब जरूरी होगा मैं खरीद लगी, अभी नहीं है। तुम शॉपिंग कर लो अंडस्को, रूही ने उसके गाल पर हाथ रख कहा। ओह भाभी कुछ तो ले लो अंडस्को, दिव्या ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम अपनी शॉपिंग करो, मैं कुछ ले लेती हूँ अंडस्को, रूही ने कहा। उसने कुछ न कुछ लिया। दोनों की शॉपिंग हुई। दोनों मॉल से बाहर निकली। बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला। दोनों बैठ गई। कार घर साइड ले ली। रास्ते में रूही ने स्टेशनरी शॉप दिखी। उसने गाड़ी रुकवा ली। भैया आप रुकिए, मैं सामान लेकर आती हूँ अंडस्को, रूही ने ड्राइवर से कहा। बॉडीगार्ड को गाड़ी से उतरने को माना कर दिया क्योंकि पब्लिक प्लेस में सब डर जाएंगे। कुछ चाहिए था भाभी अंडस्को, दिव्या ने पूछा। हाँ मुझे अपने कॉलेज की कुछ बुक्स चाहिए है, मैं लेकर आती हूँ अंडस्को, रूही गाड़ी से उतरकर स्टेशनरी शॉप चली गई। उसने कुछ सामान लिया और गाड़ी में बैठ गई। दोनों घर पहुंची। माँ हम आ गए अंडस्को, दिव्या ने सबको चिल्लाते हुए कहा। हाँ दिख रहा है, तू आ गई, चिल्ला क्यों रही है अंडस्को, देवेश ने कहा जो हॉस्पिटल से आकर बॉस फ्रेश ही हुआ था। तू चुप कर अंडस्को, दिव्या ने कहा। और सबको अपना सामान दिखने लगी जो वो लाई थी। अभय भी आ चुका था। आज जल्दी आ गया था क्योंकि आज उसे मिस्टर नूरानी के यहाँ पार्टी में जाना था। वो ऑफिस से जा सकता था क्योंकि उसके ऑफिस में भी एक्स्ट्रा कपड़े रहते थे, पर उसे रूही को देखना था इसलिए वो घर आ गया। सब सोफे में बैठे हुए थे। दिव्या सबको चाहते हुए अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। ज्योति जी ने रूही से कहा, अंडस्को बेटा तुमने क्या खरीदा। रूही ने सबको एक एक शॉपिंग बैग दे दिया। सब उसे देख रहे थे। क्या है बेटा ये अंडस्को, दादी ने कहा। खोलिए अंडस्को, रूही ने कहा। सबने अपना अपना गिफ्ट खोला। देवेश चीख पड़ा। सब उसे देखने लगे। अंडस्को वाओ भाभी आपको कैसे पता मुझे ये चाहिए थे। रूही ने देवेश को शूज गिफ्ट किए थे। मैं इन्हें लेने वाला था पर मुझे हॉस्पिटल के वजह से टाइम ही नहीं मिला थे। क्यों भाभी, यू आर ग्रेट अंडस्को, देवेश ने कहा।
रूही उसे देख हंस दी। दिव्या ने अपना गिफ्ट खोला, उसमें बहुत प्यारा ब्रेसलेट था। वाओ भाभी, ये कितना प्रीटी है। दादी के गिफ्ट में एक बहुत प्यारी क्लॉक थी जो छोटी सी थी। अंडस्को, ये क्या ही बेटा। सब उसे देखने लगे, ये इतना था क्या है। दादी, ये क्लॉक है, इसमें टाइम सेट होता है। आपको दादाजी की दवाई की फिक्र होती है न, तो ये अलार्म आपको दवाई का टाइम बताएगी, और ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, इसे कहीं भी रख सकते हैं। अंडस्को, रूही ने कहा। अरे वाह, ऐसी चीजें भी मिलती है मार्केट में, अच्छा ले आई बेटा, मैं बड़ी टेंशन में रहती हूँ इनकी दवाई की। अंडस्को, दादी जी ने कहा। रूही मुस्कुरा दी। दादाजी के लिए एक बहुत प्यारी शॉल थी, उन्हें वो पसंद आई। ज्योति जी और दीपक जी के लिए वो साड़ी और कुर्ता लाई थी, वो कपल कपड़े थे। भाभी, आप सबके लिए कुछ न कुछ लाए हो, आप अपने लिए और भाई के लिए क्या लाए? अंडस्को, देवेश ने कहा। तब सबका ध्यान गया कि उसने अभय को कुछ दिया ही नहीं। वो, अरे भाभी को तो कुछ लेना ही नहीं था, वो तो मैंने जबरदस्ती कहा, उसमें भी भाभी ने हम सब के लिए ले लिया, पर भाई के लिए क्या लिया भाभी? अंडस्को, दिव्या ने कहा। बेटा, आपने अपने लिए क्यों नहीं लिया? अंडस्को, दादी ने कहा। वो दादी, मेरे पास ऑलरेडी सब है, कपड़े भी बहुत है मेरे पास, अभी जरूरत नहीं है, जब होगी तब ले लूंगी। अंडस्को, रूही ने कहा। भाभी, इस बैग में क्या है? अंडस्को, देवेश ने कहा। वो मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बुक्स और कॉपी है। अंडस्को, रूही ने कहा। कोई कुछ नहीं बोला। और भाई? अंडस्को, देवेश के कहा। वो मुझे समझ नहीं आया, तो नहीं लिया। अंडस्को, रूही ने कहा। हाँ, ये सही कहा, भाई को सब कुछ अपने डिजाइनर का ही पसंद आता है। अंडस्को, दिव्या ने कहा। काला काला। अंडस्को, देवेश ने कहा। दिव्या और देवेश हंस दिए। अभय ने उन्हें घूरा और ऊपर चला गया। रूही भी बैग उठाया और फ्रेश होने का बोलकर ऊपर आ गई। अभय को गुस्सा आ रहा था, सबके लिए लिया, मेरे लिए क्यों नहीं? अपनी टाई को वही बेड पर फेंक दिया और गुस्से में वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। रूही आई, उसने अभय को रूम में नहीं देखा, समझ गई वॉशरूम में है, फिर पकड़े बैग को, उसमें से एक बहुत प्यारा ब्लू बॉक्स निकाला। क्या पसंद आएगा इन्हें? अंडस्को, रूही ने मन में सोचा। वो वही खड़े होकर ये सोच रही थी। अभय फ्रेश होकर आया, बथरोब पहनकर मिरर के पास खड़ा होकर बोला। अंडस्को, वहां खड़ी ही रहना या मेरे कपड़े भी निकलेगी। रूही होश में आई, जल्दी से वो अलमारी से कपड़े निकलने लगी। उसके कपड़े, वॉलेट, शॉक्स और लाया हुआ ब्लू बॉक्स वही बेड पर रख दिया और फ्रेश होने चली गई। अभय जब कपड़े पहनने को उठाए तो बॉक्स को देखा, फिर वॉशरूम के गेट पर उसने उसे उठा लिया और खोलकर देखा, उसमें एक वॉच थी। अभय को वॉच बहुत पसंद आई। अंडस्को, पसंद तो बहुत अच्छी है। रूही वॉशरूम से बाहर आई। अभय ने जब गेट खुलने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से बॉक्स वही बेड पर रख दिया और कपड़े उठाकर पहनने लगा। रूही को लगा अभय ने गिफ्ट नहीं देखा है, वो उसके पास आई और बैग से गिफ्ट उठाकर उसके सामने करके बोली। अंडस्को, मैंने ये आपके लिए लाया है। अभय ने उसे गुस्से से देखा और बॉक्स को इतनी जोर से वही जमीन पर पटक दिया। रूही, अंडस्को, ये अपने क्या किया? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, मैं तुम्हारा 2 कौड़ी का गिफ्ट लूं? अंडस्को, अभय ने कहा और रेडी होकर नीचे चला गया। रूही ने उसे देखा और नीचे गिरे बॉक्स को उसने उसे उठाया, खोलकर देखा, बॉक्स अच्छी क्वालिटी का होने की वजह से वॉच पर सिर्फ उसका कांच टूटा था। वो वॉच अपनी सेविंग्स से लेकर आई थी, पर अभय ने क्या किया? अंडस्को, क्या मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी माफी नहीं है? अंडस्को, उसकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल गए। उसने वॉच के बॉक्स को बंद किया और अलमारी में रख दिया। अपने आप को ठीक किया, नीचे आ गई। अभय जा चुका था, रूही किचन में चली गई। सबने डिनर किया, रूम में जाने लगे। ज्योति जी वही सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ माँ? अंडस्को, रूही ने उनसे पूछा। अरे बेटा, ये तो इनकी आदत है, इनका बेटा जब जब कहीं कोई पार्टी में जाता है तो इन्हें उसकी चिंता होती है। अंडस्को, दीपक जी कहा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है उसे ऐसी पार्टी नहीं पसंद और घर आकर ही खाना खाता है। अंडस्को, ज्योति जी ने कहा। माँ, आप रूम में जाए, मैं उन्हें देख लूंगी। अंडस्को, रूही ने कहा। हाँ, अब उसका ध्यान रखने को उसकी बीवी है, मेरी बीवी को मेरे लिए टाइम निकलना चाहिए। अंडस्को, दीपक जी कहा। आप ना बच्चों के सामने थोड़ा तो शर्म किया करो। अंडस्को, ज्योति जी ने शर्माते हुए कहा। अरे, इसमें शर्म की क्या बात, सबको पता है हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अंडस्को, दीपक जी ने कहा।
आप अंडस्को। ज्योति जी जल्दी से रूम में चली गई। अरे शर्मा गई अंडस्को। दीपक जी और रूही हंसने लगे। ठीक है बेटा, हम रूम में जाते हैं अंडस्को, दीपक जी ने कहा और रूम में चले गए। रूही अपनी बुक्स और कॉपी लेकर नीचे हॉल में आई और वहीं बैठकर पढ़ने लगी। उसने घड़ी में देखा, अभी रात के 11 बज रहे थे। आगे पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। माफिया किंग की क्वीन मुकुट दिल। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बताएं कैसी लगी मेरी स्टोरी। लाइक कीजिए, रेटिंग दीजिए।